नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ प्रथम के अंतर्गत हमने काव्य दीपिका पुस्तक का प्रारंभ किया था। काव्य दीपिका पुस्तक जो है अलंकारों से संबंधित है। इसकी अष्टम शिखा हमारे सिलेबस में है, जिसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम यमक अलंकार को आज पढ़ने जा रहे हैं। सत्यर्थे पृथक् अर्थायाः स्वरव्यंजन सहाते कर्मेण तेनैव वृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। यमक अलंकार एक शब्द अलंकार है। जहाँ शब्द को देख करके अलंकार की पहचान की जाती है, वो शब्द अलंकार होता है। सति अर्थे, अर्थ के होने पर, पृथक अर्थाया, अर्थों के अलग अलग होने पर, स्वर व्यंजन सहते, स्वर व्यंजन समुदाय, क्रमेण क्रमानुसार, तेन उनके द्वारा, एव ही वृत्ति आवृत्ति, बार बार आना, यमकम विनिगद्यते, यमक कहलाता है। तात्पर्य यह है कि स्वर व्यंजन सहते, कि स्वर व्यंजन समुदाय की तेनैव वृत्तिर यमकम विनिगद्यते, क्रमानुसार उनकी यदि आवृत्ति होती है, कोई स्वर व्यंजन समुदाय यानी शब्द, उसकी क्रमानुसार यदि आवृत्ति की जाए तो वो यमक होता है। और उसमें सत्यर्थे पृथक अर्थ आया, यानी वहाँ एक अर्थ, यदि एक उनमें से पद सार्थक है तो दूसरे का अर्थ भिन्न होना चाहिए। एक बार पुनः, स्वर व्यंजन समुदाय की क्रमानुसार आवृत्ति जो है वो यमक कहलाती है। और उनके अर्थ के सार्थक होने पर, उनमें से एक के सार्थक होने पर दूसरे का भिन्नार्थक होना आवश्यक है। जैसे देखिए हम गद्य देखते हैं। अत्र द्वयोरपि वर्ण संज्ञातयो क्वचित सार्थकत्वम क्वचित निरर्थकत्वम। यहाँ दोनों ही जो वर्ण समुदाय हैं उनमें से या तो दोनों कहीं सार्थक हो सकते हैं या दोनों ही कहीं निरर्थक हो सकते हैं। वर्ण समुदाय से मतलब ये है कि शब्द, कोई भी जो शब्द है उसका दो बार आना, है ना। उसका बार बार आने से मतलब यह है कि यदि एक शब्द की दो बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। लेकिन उनमें से या तो वो दोनों ही सार्थक हो सकते हैं या दोनों निरर्थक हो सकते हैं। क्वचित भिन्नार्थकत्वम, और कहीं कहीं भिन्न अर्थ हो सकता है, यानी एक सार्थक दूसरा निरर्थक हो सकता है, पहला निरर्थक दूसरा सार्थक हो सकता है। अर्थात अतुक्तम सत्यर्थे थी, यहाँ पे जो सत्यर्थे जो शब्द कहा गया है उससे तात्पर्य तेनेव क्रमेण इति धमोमोदः। सत्यर्थे का मतलब यही है कि अर्थ अलग अलग होने चाहिए। तो दोनों सार्थक हो तो दोनों सार्थक में भी एक का अर्थ अलग होगा, दूसरे का अर्थ अलग होगा। अगर दोनों निरर्थक हैं तो दोनों भी निरर्थक भी अलग अलग भावों के साथ होंगे। यदि दोनों एक सार्थक है तो दूसरा निरर्थक होगा, एक निरर्थक है तो दूसरा सार्थक होगा। तो इस प्रकार जो है उनमें भिन्नार्थक होना आवश्यक है। तेनेव क्रमेण, इसलिए यहाँ क्रमेण शब्द का प्रयोजन ये है कि क्रमानुसार ही शब्द होना चाहिए। जैसे दमो और मोद कह दिया, या दमो और मोद में वर्ण तो वही है, लेकिन क्या दोनों पद बदल गया, उनका क्रम बदल दिया। क्रम बदलने से ये विविक्त विषयत्वम, ये पृथक विषय हो गया। एतश पद पादाद्यावृत्तित्वेन प्रभूतम अभेदम, इसके बहुत सारे भेद होते हैं। पद पाद आदि की आवृत्ति के अनुसार अनेक प्रकार के भेद हैं। दिंग मात्रम उदाहरियते, इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो यहाँ बताया जा रहा है। नव पलाश पलाश वनम पुरहा, स्फुट पराग प्रागत पंकजम, मृदुल तांत लतांतम अलोकयत, सा सुरभिम सुरभिम मनोभरई। ये महाकवि माघ के श्लोक का एक उदाहरण लिया है। इस उदाहरण को समझने से पहले हम एक बार यमक को और समझ लेते हैं कि जहाँ पर स्वर व्यंजन समुदाय की, अर्थात किसी शब्द की आवृत्ति होती है, बार बार क्रमानुसार आवृत्ति होती है। जैसे मोद शब्द है तो मोद ही आवृत्ति होनी चाहिए, दमो नहीं होनी चाहिए। क्रमानुसार आवृत्ति होनी चाहिए और दोनों का पृथक पृथक अर्थ होना चाहिए, तब वहाँ यमक अलंकार होता है ना। अब जैसे ये उदाहरण देते हैं, नव पलाश पलाश वनम। देखो इसका हम अर्थ भी कर लेते हैं, उससे हमें थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। नवीन पलाश, नवीन पत्तों से युक्त, पलाश वनम पलाश का वन। अब यहाँ पे एक पलाश का अर्थ तो पत्ते है और पलाश वनम दूसरे पलाश का पलाश का वन है। पुरहा सामने, स्फुट विकसित, पराग रजोकण जो फूल के रसकण होते हैं, परागत व्याप्त, पंकजम कमल, कि जो कमल है वो खिले हुए पराग के कणों से व्याप्त हैं। मृदुल कोमल,
तांत मुरझाए हुए, लतांतम लताओं के भाग को या पल्लवादि को, पल्लवों को अलौकिक देखा। सा उसने, सुरभिम सुगंधित। यहाँ पे जो सुरभि, सुरभि का तात्पर्य रविसु, रविसु करके निरर्थक माना है इसे। सुमनुभरी, सुंदर, मन को अच्छे लगने वाला। तो ये शिशुपाल वध के छठे सर्ग से लिया गया है और इंद्रप्रस्थ की ओर जाते हुए श्री कृष्ण के मार्ग में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर यह है कि नव पलाश, पलाश, यहाँ एक पलाश का अर्थ है पत्ते, दूसरे पलाश का अर्थ है पलाश का वन, है ना। इसी प्रकार पराग, परागत, यहाँ एक पराग का अर्थ तो रजोकण है, दूसरा शब्द जो पराग है वो परागत होकर के व्याप्त अर्थ आ गया। एक का तांत है मुरझाया हुआ, एक का लतांत है पल्लव अर्थ में आया है। और रविसु, रविसु करके दोनों ही जो हमें सुरभि सुरभि लग रहा है वो रविसु रविसु करके दोनों ही जो पद हैं वो निरर्थक हैं। तो ये यमक का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है और प्रसिद्ध उदाहरण है। तो एक बार यहाँ पे पहले वाले पद में एक दोनों ही सार्थक हैं लेकिन भिन्नार्थक हैं। ऐसे ही दूसरा जो पराग, परागत है, इसमें एक तो सार्थक हो गया, दूसरे में पराग शब्द निरर्थक हो गया क्योंकि परागत का अर्थ है लेकिन पराग का अर्थ नहीं है। ऐसे ही तीसरा वाला उदाहरण है तांत, लतांत। यहाँ तांत का अर्थ तो है लेकिन लतांत शब्द का कोई अर्थ नहीं है। मृदुल और तांत करके अर्थ है लेकिन लतांत का कोई अर्थ नहीं है, दूसरे वाले लतांत का अर्थ है। और इसी प्रकार यहाँ रभिसु, रभिसु करके दोनों ही पदों को निरर्थक माना गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार यमक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। यह यमक का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो यमक से तात्पर्य यह है कि जहाँ पर किसी भी शब्द को स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति की जाती है और उस आवृत्ति करने क्रमानुसार आवृत्ति की जाती है और उसमें दोनों ही पदों का अर्थ भिन्नार्थक होना चाहिए। एक सार्थक या एक निरर्थक होना चाहिए। दोनों निरर्थक हो सकते हैं, दोनों सार्थक हो सकते हैं। पहला निरर्थक हो सकता है, दूसरा सार्थक हो सकता है। और जो इस उदाहरण में चारों ही प्रयोग किए गए हैं, यह सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है यमक अलंकार का। आज की कक्षा में हम इसी अलंकार को पढ़ेंगे। धन्यवाद।